नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। ई-रिक्शा के हुए 2 टुकड़े, चालक की मौके पर ही हुई मौत। उमरेड में एक 35 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। युवक शराब पीने का था आदी। SC/ST कोर्ट ने 10 वर्ष पुराने हत्या के मामले में एक आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा और 50,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। राजगढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बयान जारी कर केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ क्षेत्र में ही खोलने की मांग की। कहा कि यहां के छात्रों को अच्छी शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरेड में मंगलवार देर शाम 35 वर्षीय युवक विनोद ने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्राम उमरेड के उप प्रधान महेश ने बताया कि घटना के समय विनोद नशे की हालत में था और परिजन घर में ही मौजूद थे, लेकिन परिजन जब तक विनोद के कमरे तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उप प्रधान के अनुसार मृतक विनोद लंबे समय से शराब का सेवन करता था और इसी लत के चलते परिवार में अक्सर तनाव की स्थिति रहती थी। उन्होंने बताया कि परिजन कई बार विनोद को समझाते थे, लेकिन वह अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। घटना की सूचना मिलते ही अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की जांच कर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। विनोद कुमार नाम था और ड्रिंक का हैबिचुअल था। ड्रिंक कर रहा कि वो घर में जाके थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, उसी में अंदर कमरे में बंद कर लिया और अपने आप को सुसाइड कर लिया। कितने बच्चे थे विनोद के? इनके 2 बच्चे थे। कहाँ के निवासी है? उमरेड के। अलवर शहर में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। भगत सिंह सर्किल के पास स्थित स्कीम नंबर 2 कट के पास एक तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि ई-रिक्शा के 2 टुकड़े हो गए। कार ने ई-रिक्शा चालक लोकेश को करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लोकेश अलवर के बांसवाली गली बजाजा बाजार का निवासी था और रोजाना की तरह सवारियां ढोकर घर लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शी और एक अन्य ई-रिक्शा चालक बाबू सिंह ने बताया कि वह रात को सवारी छोड़कर भगत सिंह सर्किल की ओर जा रहा था। रास्ते में स्कीम 2 के कट के पास उसे सड़क पर बिखरा हुआ ई-रिक्शा दिखा। आगे बढ़ने पर करीब 200 मीटर दूर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल पड़ा मिला। बाद में पता चला कि तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी और चालक कार में फंसकर घसीटा गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद घायल लोकेश काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा। आसपास के लोग उसे देखते रहे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। आखिरकार बाबू सिंह ने हिम्मत दिखाई और घायल को अपने रिक्शा में डालकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल जाते समय लोकेश थोड़ा बहुत बोल रहा था, लेकिन जल्द ही बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने उसे अलवर से जयपुर रेफर कर दिया, जहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। रात को ही पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस आरोपी कार चालक का पता लगाने में लगी है। जी बाबूजी बताइए, किस तरह की क्या मामला था पूरा? देखो जी, मैं सवारी पहले आधा घंटा पहले यहाँ से क्या नाम है अपने तिजारा फाटक लेके गया था। वापसी में जब मैं आया हूँ ना वापस, तो वहाँ मैंने देखा गाड़ी के 2 हिस्सों में बटी पड़ी थी और कोई घसीट के निशान थे। तो वहाँ मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। मैंने ये सोचा मुझको शायद लगे होंगे उनको, लेकिन थोड़ा सा आगे आया मैं भगत सिंह चौराहे के पास जो ढाबे हैं उनके पास पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा तो वहाँ आदमी थे, 10-20 आदमी खड़े थे वहाँ, लेकिन ऑटो वाले भी खड़े थे वहाँ, रिक्शे वाले भी खड़े थे। किसी ने मतलब हाथ नहीं लगाया उसको और कोई ले जाके राजी नहीं था। मेरे से 2-4 भाइयों ने जो उनको संभाल रहे थे उन्होंने कहा अभी इसको हॉस्पिटल तक ले चलो।
मैंने कहा चल ठीक है रखो, मगर मेरे साथ आदमी चलो मेरे साथ। तो किस चीज से टक्कर हुई है इसकी? ये पता नहीं कार है, कोई बता रहे हैं, लेकिन मैंने देखी नहीं है वो। वो पहले करके वो तो निकल गए हैं। मैं तो वो जब उसको आदमी संभाल रहे थे। कितना घसीट के ले गए लगभग? ये कम से कम मैंने तो 200 मीटर के आसपास। ये मटके वाला जो वो बैंक है ना, वो टी पॉइंट पड़ता है, उस टी पॉइंट से ये भगत सिंह ये ढाबों तक आए। अच्छा, किस तरह घसीटा है? ये घसीट तो मिलेगा, ये मैंने देखा नहीं है। अच्छा, रहने वाला ये अपने ये बांसवाड़ी गली, बजाजा बाजार। पुलिस आ गई थी मौके पे? नहीं, पुलिस नहीं आई थी, पुलिस अब हॉस्पिटल में आई है। अच्छा, आप ही लेके पहुंचाया? आपने वो आए 2-3 आदमी जो वहाँ पर खड़े थे, 2, 4, 5, 7 आदमी थे, उन्होंने बेचारों ने हेल्प करी और 2 आदमी बैठ के आए मेरी गाड़ी में और फिर वो यहाँ उतार के उन्होंने स्ट्रेचर ला के अपना वो करा। रात को करीब 12 बजे करीब उसका रिक्शा लेके गया था उसको सवारी छोड़ने, तो स्कीम 2 के पास में से आ रहा था। रात को फिर एक कार ने एक्सीडेंट मार दिया और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी बॉडी जो है हमको बहुत दूर आगे बताई जा रही है। तो भगत सिंह के पास में उसकी बॉडी मिली थी, जिसको लेकर के हॉस्पिटल आए थे। कार वाला घसीटा ले गया क्या? हाँ, कार वाले ने काफी लंबा उसको घसीटा है, 300-400 मीटर तकरीबन, और फिर क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल में आते ही उसने दम तोड़ दिया जी। हम बांसवाली गली है। ई-रिक्शा चला रहे? हाँ, ई-रिक्शा चला रहा है। कितनी उम्र लग गई इनकी? उम्र तकरीबन 40-42 साल। कितने बच्चे हैं इनके? बच्चे नहीं है, इसकी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? माँ बाप के पास ही रहता था। कितने भाई है? 2 भाई है, मैं छोटा भाई भैया, वो बड़ा था मुझसे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के मालन की गली स्थित संतोषी माता मंदिर के सामने राधा कृष्ण मंदिर में पुजारी द्वारा बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए रुकवा दिया। नगर निगम की ईओ निशा लखानी टीम के साथ मौके पर पहुंची और निर्माण सामग्री को जब्त कर नोटिस जारी किया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि मंदिर में रहने वाला रघुवीर स्वामी निजी स्वार्थ के चलते मंदिर की जमीन पर कब्जा कर दुकान बनाने की कोशिश कर रहा था। लोगों का कहना है कि यह संपत्ति पुजारी की निजी नहीं है बल्कि मंदिर की है, जिसे वह बेचने की फिराक में है। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि वह किसी को मंदिर में पूजा अर्चना करने नहीं देता और आए दिन गाली गलौज करता रहता है। स्थानीय निवासी पूनम शर्मा ने बताया कि मैं संतोषी माता मंदिर के सामने रहती हूँ। राधा कृष्ण मंदिर में रहने वाला रघुवीर स्वामी पहले भी इसी तरह तोड़फोड़ करके कब्जा करने की कोशिश कर चुका है। उस समय भी हमने रुकवाया था, अब फिर से दुकान बनाने का काम शुरू कर दिया था, इसलिए हमने शिकायत की। नगर निगम की ईओ निशा लखानी ने कहा कि सुबह हमारी टीम ने जाकर उसे काम रोकने को कहा था, लेकिन उसने दोबारा निर्माण शुरू कर दिया। इसके बाद टीम दोबारा पहुंची और सामग्री जब्त कर निर्माण रुकवाया। नोटिस जारी कर दिया गया है, अगर आगे फिर से काम शुरू किया गया तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं मालन की गली संतोषी माता की मंदिर के सामने रहती हूँ। हमारे घर के पास में मंदिर है राधा कृष्ण जी का, उसमें रघुवीर स्वामी है जो दुकानों को तोड़कर इस पे अवैध कब्जा करना चाह रहा है। जो इसको क्या है, तोड़ के मतलब इसको मकान बना के इसको बेचने की कोशिश कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जो मंदिर है मंदिर ही रहे, इसको अवैध रूप से बेचे नहीं इसको मतलब। और ये ना किसी को पूजा करने देता है ना कुछ करने देता है और गाली गलौज देता है। ये किसका मंदिर है और ये कौन व्यक्ति है जो बना रहा है? ये रघुवीर स्वामी है जो बना रहा है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है ये। पहले भी पता लगा कि यहाँ पे? हाँ, पहले इसके पास में पहले भी हमने काम 1-1.5 साल पहले इसको रुकवाया था। इसने कहा था मैं परमिशन ले लूंगा, इसने कोई परमिशन नहीं ली, बिना परमिशन के ये काम कर रहा है। अब क्या लगता है काम रुक गया है, लेकिन अभी अब हमने बना हुआ है जो इसके क्या आप विरोध करते हैं? हम तो सर इसका विरोध कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं, हमने मैम से भी ये कहा मैम कोई दिक्कत नहीं है, बस ये खाली रुक जाए और इसमें मंदिर को मंदिर ही रहने दिया जाए। इसको खाली ये नहीं कि इसका पट्टा बनवा ले फिर इसको बेच दे, ये क्या अवैध रूप से इसके पट्टे बनवा लेता है नीचे नीचे, हमें पता चलता है नहीं। तो आप भी इस मंदिर में रह रहे हो? हाँ, आपको कौन, आप जो मंदिर में रहते? हम इसी मंदिर में रहते हैं। हम इस मंदिर में, मैं तो पैदा यहीं पे हुई इस मंदिर में, हम तो जन्म से यहीं पे रह रहे हैं। ये मालन की गली संतोषी माता की मंदिर के चल रहा था ये काम चल रहा है सर 3-4 दिन से। इसने जल्दी काम चालू करा है, इसमें कम से कम 10 मिस्त्री लग रहे थे। किस तरीके का सूचना मिली आपको? यहाँ पे हमारे पास शिकायत आई थी मोहल्ले वासियों की कि ये मंदिर में ही दुकान निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उस पर सुबह हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो इनको समझा के गए कि आप इस कार्य को रोक दीजिए, लेकिन उनके जाते ही इन्होंने दोबारा से अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। फिर हमारी टीम जब आई तो ये कार्य कर रहे थे, इसलिए हमने इनका सामान जब्त किया है और अभी इनको नोटिस जारी किया जा रहा है। किस चीज़ का मंदिर है मैडम? ये संतोषी माता का मंदिर है।
ये मतलब जो ये कार्रवाई आपने की है और यहाँ पर निर्माण हो चुका है, इसका क्या रहेगा अभी जो निर्माण किया जाएगा? अब वो ऊपर स्तर पे डिसीजन लिया जाएगा क्या रहेगा। अभी तो हम इनको नोटिस जारी करेंगे, फिर ये जवाब प्रस्तुत करेंगे कि इन्होंने इस तरह का निर्माण कार्य क्यों किया है, उसके बाद ही अगली कार्रवाई होगी। तो इसमें अभी तो हमने रोकवा दिया है और नोटिस भी इसीलिए जारी कर रहे हैं कि अभी इसको आप स्टार्ट मत कीजिए जब तक आप जवाब नहीं देंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST कोर्ट अमिता सिंघल ने करीब 10 वर्ष पुराने हत्या के मामले में आरोपी राजाराम उर्फ राजिया गुजर निवासी किरासकां थाना मालाखेड़ा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने की। उन्होंने बताया, परिवादी रामपाल मीणा ने 4 जून 2015 को FIR दर्ज कराई थी कि उनका 27 वर्षीय बेटा राजेंद्र उर्फ राजिया मीणा सुबह मोटरसाइकिल से पांडुपोल गया था। शाम तक घर नहीं लौटने पर मुरारी शर्मा व खेमचंद गुजर घर आए और बताया कि मृतक ने दिन में उन्हें गाली गलौज की थी और वे उसे समझा देने आए थे। उन्होंने यह भी बताया कि शाम 5 बजे के आसपास राजेंद्र को आखिरी बार राजाराम गुजर के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा गया था। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से लौटे और बोले कि राजाराम अपने घर पर है। जब परिवादी ने राजाराम से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसने राजेंद्र को रास्ते में उतार दिया था और आगे की जानकारी नहीं है। अगले दिन कालीखल नाले में मृतक की मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली। 6 जून की सुबह मृतक की लाश नाले के पास पत्थरों से ढकी हुई बरामद हुई। मृतक के गले में कपड़े का फंदा लगा हुआ था और उसके पास रखे 1 लाख रुपए, गले की चांदी की माला और मोबाइल फोन गायब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाने से दम घुटना बताया गया। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक को आखिरी बार आरोपी राजाराम के साथ देखा जाना स्थापित किया। घटनास्थल से मृतक की मोटरसाइकिल व गले में बंधा कपड़ा भी जब्त किया गया। पुलिस ने कुल 32 गवाहों के बयान दर्ज कर कोर्ट में प्रस्तुत किए। दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाया गया। सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी राजाराम उर्फ राजिया को धारा 302 IPS और SC/ST एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। देखिए, दिनांक 4/6/2015 को किरासका निवासी मृतक राजेंद्र के पिता रामपाल के द्वारा मालाखेड़ा थाने में एक FIR दर्ज की गई कि दिनांक 4/6/2015 को उसका पुत्र गया था कहीं मोटरसाइकिल के लेकर, पांडुपोल हनुमान जी के यहाँ गया था मोटरसाइकिल लेकर के। तो जब गया था तो खेमचंद और मुरारी नाम के 2 व्यक्ति उसके घर आए और रामपाल को कहा कि तुम उसको उल्हाना देने के लिए आए कि तुम्हारे पुत्र ने हमें गाली गलौज की है तथा हमने राजाराम गुजर के साथ में उसको देखा है, मृतक को, राजेंद्र को। तो जब शाम हो गई, शाम को भी वो नहीं आया मृतक, तो मृतक के पिता राजाराम के घर पर गए। तो राजाराम घर पर मौजूद था। जब उससे राजेंद्र के बारे में पूछताछ की गई तो उसने कहा कि मैंने तो उसको वहीं उतार दिया था जंगल में। मतलब ये लास्ट सीन जो थी मृतक की, जो मुलजिम के साथ में थी। तो इस बात को लेकर के मृतक के पिता के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई। FIR दर्ज की गई तो डिटेन किया गया राजाराम को, निवासी किरासका को। तो इसने वारदात को कबूल किया तथा इससे अगले ही दिन नालों से मोटरसाइकिल को और मृतक की डेड बॉडी को, जो कि पत्थरों से ढक रखा था, उसको दस्तयाब किया पुलिस ने। तथा इसकी मुलजिम की इतला से एक पर्स जो कि मृतक का था और पर्स के अंदर 30,000 रुपए, मृतक 1 लाख रुपए और चेक लेकर आया था घर से, तो उसके 30,000 रुपए उसके रिकवर किए गए। मृतक का पर्स रिकवर किया गया मुलजिम के घर से। उसकी मृतक के भाई से उसकी कार्रवाई शिनाख्ती करवाई गई इन सामानों की। तो मुकामी पुलिस के द्वारा इसका चार्जशीट पेश की गई अंतर्गत धारा 302 में। न्यायालय SC/ST अलवर में पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनीता सिंदल जी के द्वारा इस प्रकरण का आज फैसला किया गया है, जिसमें हमने लगभग प्रोसिक्यूशन साक्षी के रूप में 32 गवाहों के बयान न्यायालय में करवाए,
दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रदर्शित की। न्यायाधीश महोदय श्रीमती अनीता सिंदल जी के द्वारा समस्त गवाहान सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तथा दोनों पक्षों की बहस को सुन करके आज मुलजिम राजाराम निवासी क्रासका को आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दोषित मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से तथा अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर पर। राजगढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक मनोज बोहरा, एडवोकेट और मोहनलाल शर्मा ने संयुक्त बयान जारी कर केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ क्षेत्र में ही खोलने की मांग की है। संयुक्त बयान में बताया कि राजगढ़ अलवर जिले की राजधानी के रूप में पहचाना जाता है। राजगढ़ विकास के रूप में पिछड़ रहा है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा राजगढ़ के गोविंदपुरा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते इसे रैणी उपखंड क्षेत्र के दलालपुरा गांव में बनाने का निर्णय किया जा रहा है। ये राजगढ़ के नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ विकास को अवरुद्ध करेगा, बल्कि यहाँ के छात्रों को अच्छी शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय का स्थानांतरण रैणी में होने से राजगढ़ निवासियों के साथ एक तरह से खाने की परोसी गई थाली को खींच लेने के समान है। राजगढ़ विद्यालय को रैणी ले जाने वाली राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यवाही करने वालों से पार्टी आग्रह करती है कि स्वीकृत विद्यालय को राजगढ़ ही रहने दिया जाए और रैणी के लिए माह फरवरी के केंद्रीय बजट में स्वीकृति कराई जाए। इस और सकारात्मक प्रयास से रैणी और राजगढ़ की जनता को लाभ में होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजगढ़ केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत विद्यालय राजगढ़ में ही शीघ्र निर्माण की मांग की है। तेजपाल सैनी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव अलवर से आज हम यहाँ मनोज बोहरा जी जो हमारे राजगढ़ इकाई के संयोजक हैं, उनके आह्वान पर हम यहाँ आए हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में आवंटित किया गया था खोलने के लिए, परंतु आज इसे किसी भी राजनीतिक कारणों से या प्रशासनिक कारणों से रैणी में ले जाया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो विद्यालय राजगढ़ के लिए आवंटित किया गया है उसको राजगढ़ में ही खोला जाना चाहिए, जिससे कि राजगढ़ की आम जनता को लाभ मिले और जो विद्यार्थी है उनको अच्छी शिक्षा को मिल सके। रैणी में अगर विद्यालय खोलना है तो सरकार अपने स्तर पर या राजनीतिक के जो भी हैं उनको अपने स्तर पर रैणी में भी एक विद्यालय खुलवा सकते हैं और वहाँ भी वहाँ की रैणी की जनता को भी उसका लाभ मिल सकता है। आज हमारे इस प्रदेश में और देश में दोनों में डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार को सोचना है कि राजगढ़ की जनता को लाभ देना है या नहीं देना है और रैणी की जनता को विशेष लाभ देना है। मैं तो ये कहता हूँ कि डबल इंजन सरकार से डबल स्कूल खोले, एक राजगढ़ में भी खोले, एक रैणी में भी खोले, जिससे दोनों को लाभ मिल सके और आम जनता भी संतुष्ट हो सके। ये जो विवाद का मामला है ये इसको सुलझाया जाना चाहिए और नहीं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आगामी दिनों में अपना संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेगी। धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन वगैरह जो भी कार्यक्रम होंगे हम करेंगे और प्रयास हमारा यह है कि राजगढ़ में जो आवंटित स्कूल हुई है वो राजगढ़ में ही खुले। मीटिंग का आयोजन किया गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा राजगढ़ द्वारा। वो केंद्रीय विद्यालय जो कि रैणी ट्रांसफ़र हो रही है उसके संबंध में है कि उसको यहीं पर स्थापित किया जाए राजगढ़ में ही। और जैसे अस्पतालों में समस्याएं हैं, ये अपने सोनोग्राफी की मशीन है जो इतने दिनों से बंद पड़ी है, उसको चालू करवाने एवं
जो यहाँ निःशुल्क जांच उपलब्ध है अस्पताल में, लेकिन डॉक्टर लोग बाहर की जांचें लिखते हैं, तो आम गरीब ऐसा व्यक्ति को अस्पताल में ही निःशुल्क उसका लाभ मिलना चाहिए। इस संदर्भ में हमारे द्वारा आज ये मीटिंग बुलाई गई है। हमारी पार्टी की मीटिंग का आयोजन रखा है। उस मीटिंग में इन सभी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा और जो भी बात होगी वो आपको बता दी जाएगी। और यदि हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संघर्षों का इतिहास रहा है। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे और साथ ही जनता को भी साथ लेने का प्रयास करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के रैनी थाना इलाके के लुनिया का बास बूढ़ा गांव में रास्ते को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक किसी तरह का समाधान नहीं निकल पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आने जाने का मुख्य रास्ता अवरुद्ध हो चुका है, जिससे आम लोगों को स्कूली बच्चों और वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पटवारी ने मौके पर मौजूद रहते हुए रास्ते के बीच चबूतरा निर्माण करवाया है, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी बात सुनने की बजाय उल्टा उन्हें ही परेशान कर रहा है। गांव वालों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही रास्ते का विवाद नहीं सुलझाया गया तो आने वाले समय में वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने साफ कहा कि उनकी मांग पूरी तरह जायज है और प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर रास्ता बहाल करना चाहिए। हम ग्राम लुणिया का बास भूडा से है, पंचायत समिति रैनी, जिला अलवर से है। हमारी रास्ते की समस्या है। हमारा 251 का प्रकरण चल रहा था, उसमें राजस्व रिकॉर्ड में छटा दिया गया है और उसी में ही रातों रात 28 तारीख को एक चबूतरा बना दिया गया है और हमारा रास्ता 4 मेरे से बिल्कुल ब्लॉक है। हम बिल्कुल उसमें कहीं भी आवा जावा नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। और पटवारी साहब ने, हम रात को देखा था, पटवारी साहब ने खड़ा होके वे चबूतरा बनवाया रात को। साहब कलेक्टर साहब को भी दी, सोमवार के आए थे, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, सबको अवगत करा दिया गया है। हमने पुलिस भी गई थी 29 तारीख को, जब भी हमारा कोई वहाँ पे हमारा रास्ता चालू नहीं किया है। और कलेक्टर मैडम साहब के पास में हम सोमवार के दिन आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 तारीख उन्होंने तुरंत आदेश दिया था कि इसको हटाया जाए, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 11 नवंबर 2024 से 21 नवंबर 2024 के बीच विभिन्न ब्लॉक स्तरों पर किया गया था। इन शिविरों के में कुल 135 दिव्यांगजनों का चयन विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों के लिए किया गया। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर बुधवार को जिला कार्यालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजकीय अम्बेडकर बालक छात्रावास, हरसोली रोड, खैरतल में उपखंड वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने कर कुल 160 सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया। कार्यक्रम में दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी सहित अन्य अतिथिगणों ने नरसी राम शास्त्री, संजीव कुमार यादव, प्रताप सिंह, रवि दासवानी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के नीरज भड़ाना को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला परिवीक्षा और समाज कल्याण अधिकारी रमेश दहमीवाल, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी गजराज यादव, नीरज भड़ाना, अंकित, आशा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
खैरतल तिजारा जिले में विश्व विकलांग दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ग्राम सालाहेड़ा निवासी नरसीराम शास्त्री को विशेष योगदान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ विशेष योगदान व्यक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रमेश दहमीवाल, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी गजराज यादव सहित नवीन यादव, संजीव यादव, अंकित, नवीन बड़ाना सहित अन्य कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिला मुख्यालय पर आयोजित इस समारोह में सैकड़ों दिव्यांगजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी वर्ष 2024 में नरसीराम शास्त्री को जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। समाज सेवा के प्रति उनकी निरंतर निष्ठा व समर्पण को देखते हुए इस वर्ष पुणे यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।